अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और तज्जिया भी शेयर करूंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँ, डिस्कस करूँ थोड़ा सा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का क्या मुस्तकबिल है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको याद है BNB जो बाइनांस का नेटिव टोकन है, उस टोकन जो $1-2 उसकी प्राइस होती थी, उसने $600 की प्राइस को भी टच किया था, उसको भी उसने क्रॉस किया था। तो सवाल ये आता है, क्योंकि इस वक्त आपको क्रिप्टो मार्केट में बहुत से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो इमर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, ये अपना टोकन भी लॉन्च करते हैं यूज़र्स को ब्राइब करने के लिए, उनको रिश्वत देने के लिए कि भाई आप हमारे प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करें, हमारा टोकन होल्ड करें। अगर आप होल्ड करेंगे तो एक तो आपको ट्रेडिंग फीस में हम डिस्काउंट ऑफर करवाएंगे, और दूसरा हमारा जो टोकन है ओवर द टाइम BNB की तरह वो भी अप्रिशिएट होगा, तो उधर से भी प्रॉफिट टेकिंग होगी। सवाल यह है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनकी अहमियत क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो की जो ग्लोबल अडॉप्शन है उसके लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एक बड़ा मेन रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने भी अगर क्रिप्टो के बारे में नया नया सुना है तो उसने क्रिप्टो स्पेस में एंट्री लेनी है, तो जो फर्स्ट डोर उसको नज़र आता है वो है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। क्योंकि वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में बड़ी आसानी से, जैसे वो Web2 एप्लीकेशंस, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, जीमेल, इस तरह के जो Web2 एप्लीकेशंस है वहाँ पे जाके अकाउंट साइन अप करता है और उसके बाद वो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। सेम इसी तरह का ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म है, ये Web2 की तरह Web3 की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोग वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, बैंक के ज़रिए डिपॉजिट करते हैं। अगर कहीं बैंक की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे P2P के ज़रिए वो अपना पैसा डालते हैं और निकालते हैं। तो ग्लोबल अडॉप्शन में इसका बहुत अहम रोल है। सवाल यह है कि क्या हमेशा से ऐसा रहेगा? मेरी असेसमेंट के मुताबिक हर बुल रन के बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की अहमियत जो है वो फेड आउट होती जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई बंदा, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट में इस डोर के ज़रिए वो क्रिप्टो स्पेस में एंट्री लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मैच्योर करता है इस मार्केट में, उसको कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी, कुछ महीने भी, अल्टीमेटली वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से अपने सारे सरमाए को निकाल के वो फिर अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखना शुरू कर देता है। तो इसके एडवांटेजेस हैं नो डाउट, लेकिन ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपके फंड्स जो हैं वो जितने ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, बाइनांस, OKX, वहाँ पे अगर आप पढ़े, पैसा आपका, सरमाया आपका, लेकिन आपके वॉलेट्स में नहीं है, वो उनके वॉलेट्स में है। कल को कोई भी वहाँ कोई हैकिंग हो जाती है, कोई रेगुलेटरी टेंशन की वजह से उनको कोई ब्लॉक कर सकता है। मतलब इस तरह के जो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी अगर मसला होता है तो वो जितने उसके यूज़र्स हैं उस पर उसके असरात होते हैं। FTX के बारे में ऑलरेडी आपके सामने होगा। इसके अलावा अगर हैकिंग की बात की जाए तो बहुत से, इवन बाइनांस तक हैकिंग के चांसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए, जो हैं वो मुमकिनात में शामिल है। तो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता जो मैच्योर इन्वेस्टर होता है वो अपने फंड्स को अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखता है। अब पर्सनल वॉलेट की भी एक अलग साइंस है। पर्सनल वॉलेट के हवाले से उसकी टेक केयर करना, इस वक्त जो करंट जो पर्सनल वॉलेट्स की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट्स है, इस तरह के जो सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो अभी तक इतने एडवांस लेवल पे नहीं है कि भाई वो यूज़र्स को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे दे कि वो अपने फंड्स को सिक्योर कर सकें। अब जाहिर बात है, अगर आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, कोई मतलब क्रिप्टो में इंगेजमेंट आपने नहीं करनी है, तो आपने डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है, जिनको आप डैप्स बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस क्रिप्टो मार्केट में। अब उसके लिए आपके अपने पर्सनल वॉलेट्स होने चाहिए, और पर्सनल वॉलेट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक ये पर्सनल वॉलेट की टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं होती है उस वक्त, वैसे तो इसके ऊपर काम हो रहा है। पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट भी आप जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ शेयर की थी कि एब्स्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के ऊपर काम हो रहा है। अगर वो एडवांस उसके ऊपर डेवलपमेंट एडवांस होती हैं तो एक वक्त आएगा कि फिर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ इंगेज करना अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए वो रिस्क फ्री हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए ये जो उनकी जो अहमियत है उसमें मज़ीद कमी आएगी। अच्छा, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कुछ, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में स्पॉट और डेरिवेटिव एक्सचेंज, अमूमन लोग समझते हैं कि शायद सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं वो
टोकन्स की स्पॉट ट्रेडिंग के लिए वो अवेलेबल होती हैं, ऐसा नहीं है। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, वो डेरिवेटिव्स होता है, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग, जहां पे आप एक्सचेंज से उधार लेके आप ट्रेडिंग करते हैं, उस पे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो अब अगर आप डिसेंट्रलाइज मार्केट को देखें कि फॉर एग्जांपल अगर ये क्रिप्टो मार्केट जो है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को मार्केट से किक आउट करना चाहती है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस प्रोवाइड कर रही हैं, और अगर वो सारी सर्विसेज डिसेंट्रलाइज हमारे जो डीफाई मार्केट है उसमें अगर ऑलरेडी आ गई हैं, तो ओबियसली फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की जो अहमियत है उसमें कमी आएगी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस क्या आपको प्रोवाइड करती हैं? सबसे पहले मेजर वो आपको स्पॉट ट्रेडिंग प्रोवाइड करती हैं। तो स्पॉट ट्रेडिंग तो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में है, जैसे कि यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, इस तरह। फिर दूसरा डेरिवेटिव एक्सचेंज की मैंने आपको, यानी लोग उधार लेके जो ट्रेडिंग, मार्जिन ऐड करके जो ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिनल ट्रेडिंग जिसको आप कहते हैं। तो आपको आजकल वो GMX या इस तरह के जितने फ्यूचर डेरिवेटिव डेक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, GMX, गेंस नेटवर्क, इस तरह के सिंथेटिक जो IO, इस तरह के जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, वो आपको ऑफर करवाते हैं कि आप उनसे उधार लेके आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फिर बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो सेंट्रलाइज होती थी, अब वो भी इस तरह के DeFi प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी, तो मार्केट में जो जो सर्विस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस प्रोवाइड कर रही हैं वो ऑलरेडी आपको डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे मिली हैं, जहां आप अपने पर्सनल वॉलेट के जरिए डैप्स के साथ कनेक्ट करके वो सारे काम कर सकते हैं जो आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे करवाते हैं। अब इसको मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनका मुस्तकबिल जो है वो आइंदा 1 या 2 बुल रन है, उसके बाद आहिस्ता 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 इनका मार्केट से शेयर जो है वो कम होता जाएगा। ऑलरेडी FTX के क्रैश के बाद बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों ने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट्स में डाले हैं, इस खौफ के साथ कि अगर FTX क्रैश हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी इनका मार्केट शेयर जो है वो अच्छा खासा हिट हुआ है। हर बुल रन में नए नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं, और वो जब आएंगे, मतलब जितने ज़्यादा बुल रन आएंगे उतने ज़्यादा मार्केट में जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का शेयर है वो कम होता जाएगा। तो ये मेरी असेसमेंट थी, चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, कल मैंने आपके साथ BTC का जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था तो मेरी उम्मीद थी कि मार्केट जो है यहाँ से ये वाली जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगी, और नीचे मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट ड्रा की थी कि प्राइस जो है वो तकरीबन 23,400 पे लगाई थी। मैंने खुद भी यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाया था। अब वो प्राइस यहाँ पे नहीं, अचानक यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। देखो 2-3 बार यहाँ पे इस वाली सपोर्ट को 23,900 की प्राइस को बार बार टच किया, लेकिन फाइनली इसको ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया नीचे जा रही थी, 23,300-400 की प्राइस के पास जा रही थी, लेकिन अचानक FOMC के जो मिनट्स रिलीज हुए उसके बाद मार्केट ने फिर मोमेंटम पकड़ा और मार्केट जो है वो ऊपर चले गई है। अब इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला बाय ऑर्डर आप यहाँ से कैंसिल करें। अगर आपने ट्रेल वाला मज़ा लेना है तो आप यहाँ पे सेल ऑर्डर सेट कर दें, क्योंकि दोबारा अब यहाँ से यहाँ तक की मुझे कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही इमीडिएट। मुझे लग रहा है कि अगर ये वाली लाइन होल्ड करती है BTC की प्राइस, तो प्राइस यहाँ से ऊपर लाजमी फिर दोबारा 25,200, 250, 300 की प्राइस को फिर दोबारा एक बार टच करेगी। या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा या यहाँ से फिर दोबारा पुल बैक होगा, और अगर आपने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाया और ब्रेकआउट ना हुआ तो फिर आप यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर तो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया तो फिर आप ऊपर इसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट कर सकते हैं। कुछ वैसे तो अगर ये 25,300 की प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट 30,000 तक, 28,000 से 30,000 की रेंज में कोई रुकावट नहीं है BTC को। आप फिर भी एहतियातन आपने अगर स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे सेल ऑर्डर का, तो वो आप 26,000 की रेंज में आप लगा दें। मोस्ट प्रॉबेबली अगर यहाँ से थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर जाती भी है लिक्विडेट करने के लिए अकाउंट को, तो 26,000 से नीचे नीचे ही मार्केट दोबारा रिकवरी कर लेगी, अगर ऑफिशियली ब्रेकआउट नहीं होता है 25,000 की ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। ठीक है, FOMC की जो मिनट्स रिलीज हुए वो क्या चीज़ थे, उस मिनट्स के मुताबिक जो फेडरेशन के ज़्यादातर मेंबरान थे उनकी ख्वाहिश ये थी कि नेक्स्ट FOMC की मीटिंग में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है उसको 25 बेस पॉइंट ही रखें। चंद एक का अभी भी इसरार है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 50 बेस पॉइंट बढ़ाया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 75% एक्सपेक्टेशन ये है कि अगली FOMC की मीटिंग में जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है वो 25 बेस बढ़ाएंगे।
अगर ऐसा नहीं होता 50 या 75 बेस पॉइंट बढ़ाते हैं तो मार्केट एक आपको फिर दोबारा डिप लेती हुई आपको नज़र आएगी। फिलहाल ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि 25 बेस पॉइंट ही बढ़ाएगी। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में आपको रिकवरी। तो चंद दिन पहले से मैं आपको वो एशिया के हवाले से, तो ये हांगकांग की गवर्नमेंट की जो बजट स्पीच है उसमें एक छोटी सी चीज़ मैंने ढूंढी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हांगकांग गवर्नमेंट ने अपने बजट में $50 मिलियन की अलग से सेविंग रखी है। उन्होंने क्या करना है, टू एक्सपेडाइट Web3 इकोसिस्टम डेवलपमेंट। और वो कैसे करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे। फिर इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस को इस फ्रंटियर डेवलपमेंट और प्रमोशंस के हवाले से वो मज़ीद सरमायाकारी करेंगे ताकि दोबारा हांगकांग को एक क्रिप्टो जो है वो हब बनाया जाए। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ह्यूबी एक्सचेंज जो है वहाँ पे अपने आप को लिस्ट करवाने की कोशिश कर रही है। अब अगर ह्यूबी वहाँ पे लिस्ट करवाती है, मेरे जहन में सवाल ये आता है कि उनकी नया जो वो बिल पेश कर रहे हैं कानून साजी में, उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सचेंज जो हांगकांग से लाइसेंस लेके काम करना चाहती है वो उन टोकन्स को लिस्ट नहीं करेगी जिनकी $1 मिलियन से कम की लिक्विडिटी होगी। तो ह्यूबी की एक्सचेंज पे जो ऐसे वो तमाम टोकन्स जिनकी 1 मिलियन से कम की लिक्विडिटी है, क्या वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होंगे? इस हवाले से अगर आप ह्यूबी को यूज़ करते हैं तो इसको आप जेल में रख लीजिएगा। अच्छा जी, कोइनबेस ने कल ट्वीट की थी और ये ट्वीट पे लिखा था 23 फरवरी 2023, यानी आज की डेट में कोइनबेस ने कोई अनाउंसमेंट करनी थी, बड़ी बिग अनाउंसमेंट। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चेमगोइयाँ हो रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि कोइनबेस भी अपना एक रोल अप जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। ऑप्टिमिज्म की अगर ट्विटर अकाउंट में जाएं तो ऑप्टिमिज्म ने उनका रेड साइन है, जबकि ब्लू साइन जो है वो आर्बिट्रम का है। तो आर्बिट्रम ने एक पिक्चर लगाई जिसमें वो रेड कलर वाला ब्लू कलर वाले को नीचे ऊपर पहाड़ से जो है वो जंप करवा रहा है। तो इसका जो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि शायद जो कोइनबेस अपना रोल अप लॉन्च करने जा रहा है वो आर्बिट्रम की चेन के ऊपर लॉन्च करने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ओबियसली ये भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी है। आज मेरी वीडियो बनाने तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बात का मुझे पता नहीं है। अच्छा जी, ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक हाइप है मार्केट में और उस वजह से मार्केट में बहुत से स्कैम्स टोकन्स आ रहे हैं। अगर आप ये डेक्स टूल्स जाएँ, डेक्स टूल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए लॉन्च होने वाले टोकन्स को आप अर्ली टाइमिंग में आप देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कैमर्स की भरमार है, ये मैं आपको बताता हूँ। और ऐसे नए तरीके से स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करते हैं, ख़ुसूसन जो हनी पॉट और रग पुल्स वाले होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक हाइप है, उसमें अगर आप चैट जीपीटी ऊपर लिखेंगे तो चैट जीपीटी के ऊपर तकरीबन 178 पेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको चैट जीपीटी के हवाले से कहेंगे जी हम चैट जीपीटी टोकन है, आप हमारे टोकन यहाँ पे। और जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर जो स्कैम टोकन हैं ये सारे स्कैम टोकन हैं। ये 178 ये जितने चैट जीपीटी के नाम पे सारे ये टोकन हैं, ये सारे ऑलमोस्ट स्कैम है। इसको आपने वेरीफाई कैसे करना? मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जो है BNB चेन के ऊपर ये तकरीबन 139 टोकन जो है वो BNB चेन पे है, बाकी सारी दूसरी चेन्स के ऊपर लॉन्च हुआ है। लेकिन BNB वाला ये वाला जो है ये BNB चेन वाला, इसी के ऊपर मैं क्लिक करके आपको एक सिर्फ एग्जांपल शो करवाना चाहता हूँ। इसके नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरीके हैं, स्कैन और हनी पॉट। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या ये टोकन जो है वो हनी पॉट है या नहीं, तो यहाँ पे ये वाला आपको मैसेज दे रहा है। अगर ये हनी पॉट क्या होता है कि आप टोकन खरीद तो लेते हैं लेकिन आप वो टोकन बेच नहीं सकते, इनको हनी पॉट बोलते हैं। तो ये टोकन जो है वो हनी पॉट नहीं है। आप ज़्यादातर टोकन को इस तरह स्कैन करेंगे तो आपको हनी पॉट नज़र आएगा। लेकिन इसके साथ स्टे सेफू है, ये भी जो बाइनांस स्मार्ट चेन के कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्कैन करने की एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप किसी भी बाइनांस के जो टोकन है उसको यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। अच्छा जी, चैट जीपीटी को इसने स्कैन किया है स्टे सेफू ने, तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ नज़र आए हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी ऑनरशिप है वो रिनाउंस नहीं हुई, यानी इसका कोई ना कोई ऑनर है। अब वो ऑनर कर क्या सकता है, वो भी एक इशू इसने डिटेक्ट किया है। वो किसी भी वक्त ट्रेडिंग फीस जो है वो मॉडिफाई कर सकता है। अभी फिलहाल ये टोकन अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं तो 4% आप ट्रेडिंग फीस देते हैं, लेकिन चूंकि ऑनरशिप की एक्सेस है ट्रेडिंग फीस को मॉडिफाई करने की, तो वो किसी भी वक्त जब वो उसका दिल करेगा उसकी ट्रेडिंग फीस जो है वो अपनी मर्जी, अब फ़र्ज़ करें वो सेलिंग के ऊपर 90% आप जो है वो टैक्स लगा दें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह अच्छी तरह अगर आप डेक्स टूल को यूज़ करते हैं
तो अच्छी तरह उसकी स्कैनिंग करके तो फिर आप करें, और हाइप के पीछे ना जाएं। हाइप के पीछे जो अच्छा खासा जो रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। अच्छा जी, बाइनांस का जो अपना BUSD स्टेबल कोइन है, उसके जो सारी सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। लेकिन कल क्या हुआ, अचानक किसी ने कोई 6-6.5 लाख BUSD को कन्वर्ट करने की कोशिश की डाई टोकन में, और BUSD की ऑर्डर बुक में इतनी ज़्यादा मतलब बायर ही नहीं थे कि वो सारे उसको होल्ड कर पाते। तो प्राइस जो थी BUSD की 20 सेंट तक जो है वो डंप की। और उससे क्या बेनिफिट हुआ, जिस बंदे ने यहाँ पे पेयर में अपने ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगाए थे, लिमिट ऑर्डर बाय के 90 सेंट, 80 सेंट, 70 सेंट, 20 सेंट तक जिस बंदे ने भी ऑर्डर लगाए थे, सबको जो है वो, क्योंकि डॉलर जो है इस वक्त फिर दोबारा BUSD और डाई का जो डॉलर है फिर डॉलर पे आ गया, $1 पेज पे आ गया। इस दौरान जिस के नीचे बाय ऑर्डर हिट हुए थे, जो इमेजिन करें जिस बंदे ने 20 सेंट पे ऑर्डर लगाया था $6 लाख का, उसका तो नीचे से हिट हो गया डॉलर, दोबारा $1 पेज हो गया, उसको कितने गुना जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह समटाइम आप ये ऑर्डर बुक में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो आपके जैक भी लग जाते हैं। सन 2021 में भी एक बार इस तरह हुआ था बाइनांस के प्लेटफॉर्म में, जो BTC की प्राइस से एकदम नीचे, जब BTC की प्राइस मेरा ख्याल है 50,000 प्लस ट्रेड हो रही थी, तो इस तरह एकदम बाइनांस USA में कोई टेक्निकल ग्लिच आया, उस ग्लिच की वजह से प्राइस 12-13 हज़ार पे टच की। उस जगह पे जाके एक बंदे ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी 12,000 समथिंग पे, उसका एक BTC हिट हो गया, प्राइस फिर दोबारा ऊपर गई तो उसको कोई 20-30 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह भैया प्रॉफिट है। अच्छा, कल मैं लास्ट में ये NFT के हवाले से अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। ब्लर जो मार्केट प्लेस है NFT का, वहाँ पे कल तकरीबन 9.1 मिलियन के जो बोर्ड एप यार्ड क्लब के NFTs हैं, 71 NFTs दो बंदों ने सेल किए हैं। और मजाल है कि बोर्ड एप यार्ड क्लब की जो फ्लोर प्राइस है उसमें ज़रा सा भी कोई मसला आया हो। ये जो ब्लर है, ये इनोवेशंस है, ये मतलब ये इस तरह, अगर ये ब्लर ना होता, ओपन सी पे ही इनको 9 मिलियन का अपना NFT सेल करना होता, तो ये जो इसकी जो एवरेज प्राइस है इथीरियम की, वो अच्छी खासी कोई 50-60% डंप हो सकती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल की वीडियो में भी कि ओपन सी में अगर आप कोई सेल करते हैं तो जैसे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ऑर्डर बुक पे ऐड करते हैं, आपने लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, इसी तरह ओपन सी में भी आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन अब जब ब्लर आया है तो ब्लर में लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइड की होती है। आप बराह रास्त जैसे यूनिस्वाप पे जाके आप बगैर सोचे समझे टोकन स्वाप कर लेते हैं, इसी तरह आप NFTs अगर आपने स्वाप करने हो इमीडिएटली तो आप ब्लर पे जाके कर सकते हैं। तो कल ऐसा हुआ, इसको मुख्तलिफ एंगल से लोग देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ये कोई कह रहा है ये NFT मार्केट जो है वो तबाह होने जा रही है, कोई कह रहा नहीं जी ये इनोवेशन है, इसको एम्ब्रेस करें, इसको एक्सेप्ट करें। लास्ट में एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ के कोर्ट के जज हैं, उन्होंने NFT को सिक्योरिटी डिक्लेयर किया है। ये भी एक NFTs के हवाले से मेजर अपडेट थी। गो के उन्होंने कहा कि ये ब्रॉडर सारी NFT मार्केट पे अप्लाई नहीं होती, ये केस टू केस देखना पड़ेगा। हर जो NFT क्रिएटर है उसने क्या क्या वादे किए हैं अपने जो NFT होल्डर्स हैं उसके साथ, उसके हिसाब अगर उनको देखेंगे तो उनको देख के हमें पता चलेगा कि कोई NFT जो कलेक्शन है वो सिक्योरिटी है या नहीं है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।